आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने नमामि गंगे और राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा की और इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान नमामि गंगे से दिल्ली के अधिकारी और राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के राज्य के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गौमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा किनारे बसे 15 शहरों और रामनगर की कोसी नदी में सीवरेज शोधन संयंत्र और नालों की टैपिंग से जुड़े कार्यों के विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 16 शहरों में 23 स्वीकृत योजनाओं में से 19 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 4 योजनाओं पर काम चल रहा है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के तहत सुखरौ, मालन और खो नदी में गिरने वाले नालों को टैप किए जाने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने कोटद्वार में गंगा की सहायक नदियों पर रिवर फ्रंट घाटों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, नालों की टैपिंग के लिए 15 दिन में कार्य योजना बनाने के लिए कहा। नमामि गंगे और एसपीएमजी जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई मैंने कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और खास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार। मानसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपातकालीन हालात से निपटने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा ने बताया कि सभी थानों में आपदा उपकरणों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रतिशत टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि जिले में 2 यूनिट एनडीआरएफ और 32 एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा में मानसून के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में एसएसपी ने अलर्ट रहने के निर्देश भी वहां पुलिस महकमे को दिए हैं। तो पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और मानसून की दस्तक के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में भी अधिकतर हम लोग डरते थे। अल्मोड़ा जनपद में जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और जो उनके पास जो भी आपदा के संयंत्र हैं उनको मरम्मत करने के लिए, देखरेख करने के लिए इत्यादि ठीक करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में, फायर में जो हमारी जो टीम है, आपदा से प्रशिक्षित की टीम है, उनको अलर्ट मोड पे। जहां एक तरफ उत्तराखंड में मानसून आने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं हल्द्वानी सहित कुमाऊं के सभी 6 जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में सुबह से ही लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भट्टे ने कहा कि मौसम को देखते हुए पुलिस अलर्ट है, कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर रखी जा रही है। तो वहीं कहा कि अपील की है कि बारिश में कोई अनावश्यक ना निकले। तो बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन वही ये मानसून की दस्तक देते ही कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और ऐसे में निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि बारिश में अनावश्यक बाहर ना निकले। तो पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून के चलते किसी भी तरह की अगर कोई आपदा जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा जो है हमने कुमाऊं जो पुलिस का पेज है उस पे ये लगातार जो है मौसम की अपडेट भी डाल रहे हैं। इसकी सूचना जो है सभी को दे दी गई, हिदायत दे दी गई पब्लिक को कि बारिश से जो है अनावश्यक पहाड़ों की तरफ जाके जो है, क्योंकि कई बार दुर्घटना की संभावना रहती है, रास्ते भी बंद होते हैं। तो हमने रास्तों के बारे में भी जो है वो लगातार अपडेट अपने कुमाऊं के जो
जो ऑफिशियल पेज है हमारा कुमाऊं का, उसमें हम लोग रास्ते कौन से बंद है, डाइवर्जन कहां पर है, ऑल्टरनेट रास्ते कौन से है, बारिश की क्या संभावना है, उसको लगातार रोज हम लोग उसमें अपडेट डाल रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रही। सहकारिता विभाग जिसको खाद की व्यवस्था करवानी है वो विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। यूरिया एमपी खाद किसानों को न मिल पाने से उनकी फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हिस्से का यूरिया बाहर सप्लाई हो रहा है। तो देहरादून से एक खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रहा है और वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के हिस्से का यूरिया उत्तराखंड से बाहर सप्लाई किया जा रहा है। अम्बावत के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बावत जी, उनके लोग भी आए थे, वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कह के गए साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश के बाद गोयल पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि रुड़की मेयर गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, साथ ही निगम में उनका पार्टी के पार्षदों के साथ लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। पूरे प्रकरण पर भाजपा के प्रवक्ता शादाब शम्स ने पार्टी की तरफ से बयान दिया है। तो आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां पर गौरव गोयल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि रुड़की के मेयर हैं गौरव गोयल और बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना लगातार उनके खिलाफ मिल रही थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो 6 साल के लिए गौरव गोयल को पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो आपको बता दें कि पार्टी विरोधी बयान को लेकर गौरव गोयल को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि गौरव गोयल रुड़की के मेयर हैं और जिसके बाद उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना भी लगातार मिल रही थी और इसी को लेकर बीजेपी पार्टी ने उन पर ये कार्रवाई करते हुए उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं इस बात को। देखिए 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। अगर कहीं से भी हमारी सरकार को, पार्टी संगठन को कहीं से आंच आती है तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन ब्लैक शीप्स को अगर कहीं भी कोई आरोप भी लगता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने का अंदेशा है, तो ऐसे लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि वो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उन्हें लगातार कहने के ऊपर पार्षद उनसे नाराज थे, वो पार्षदों की बात नहीं मान रहे थे और पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गंभीर विषय था और उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया।
उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। प्रदेश सरकार हल्द्वानी में बने स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट गई है। भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर उसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किए जाने के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत है और उन्हीं सभी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इसी महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड को अब एक नया कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द ही मिलने वाला है और हल्द्वानी में बने स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में प्रदेश सरकार जुट गई है और भारत सरकार की मदद से कैंसर संस्थान को अपग्रेड किया जा रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्था को अपग्रेड कर उसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें कि अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किए जाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है उन सभी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इसी महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। बहुत बड़ा तबका भारत में ऐसा है जो वो अफोर्ड। देखिए, हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है, उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसको हम पूरा अपग्रेड। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा लेने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया और कांवड़ यात्रा के लिए पीने का पानी, पोल, लाइट और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान डीएम के साथ एसडीएम, एडीएम और नगर आयुक्त सहित जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम प्यारेलाल शाह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर 10 जुलाई तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। तो आपको बता दें कि 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा लेने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया और कांवड़ यात्रा के लिए पीने के पानी, पोल, लाइट्स और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान डीएम के साथ एसडीएम, एडीएम और नगर आयुक्त सहित जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम प्यारेलाल शाह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर 10 जुलाई तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। अभी इस महीने जुलाई में कांवड़ यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, तो कांवड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सभी विभागों को बुला करके, जिसमें नगर निगम है, एचआरडीए है, विद्युत विभाग है, सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी है और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है जिनका कांवड़ यात्रा से सीधा संबंध होता है, उन विभागों के साथ हम विजिट कर रहे हैं। ये पूरा जो कांवड़ पटरी है जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा चलते हैं वहाँ तो ये हम रोड देख रहे हैं कि रोड में कहीं गड्ढे ना हो, कहीं जो है रोड की कोई रेलिंग, कोई दीवार वगैरह टूटी ना हो और जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों का भी निरीक्षण करवाया जा रहा है। उन झाड़ियों को कटवाया जाएगा, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाएगा और यदि कहीं भी कोई रेलिंग या दीवार कोई सावन महीने में नीलकंठ पर लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है। इसी को लेकर डीएम और एसएसपी पौड़ी ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर बिजली, पानी, पार्किंग और सफाई के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए। तो वहीं आवारा पशुओं की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को भी डीएम ने गंभीरता से लिया।
डीएम ने सड़कों पर पशु छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई। तो लक्ष्मण झूला माफ कीजिएगा, खबर लक्ष्मण झूला से आपको बता रहे हैं, जहां पर सावन महीने में नीलकंठ पर लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है और इसी को लेकर डीएम और एसएसपी पौड़ी ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा और साथ ही उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर बिजली, पानी, पार्किंग और सफाई के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए। तो वहीं आवारा पशुओं की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को भी डीएम ने गंभीरता से लिया। डीएम ने सड़कों पर पशु छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई। जो भी हमारा अपने जनपद का भी फोर्स होगा उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग में हम इस बात पे बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि जो यात्री आएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा उसके साथ सभ्यता से व्यवहार करना ही करना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है, तो इसके लिए तो उनको पूरा प्रॉपर निर्देशित किया जाए। लोकल पुलिस को तो यही इंस्ट्रक्शन है कि वो अब से मान के चलें कि आज से ही मेला शुरू हो गया है, ये इंतजार न करें कि 13 तारीख से मेला स्टार्ट हो गया है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो अगर पहले से सुचारू होंगी तभी उस दिन हम ठीक से कर पाएंगे। ड्रोन की हमारी प्लानिंग है, हमने हेडक्वार्टर से बात की है कि अगर हमको कोई ड्रोन मिल जाए तो जैसे हम नीलकंठ मंदिर में या पार्किंग में या जो हमारे जो पीपल कोटी या इस तरफ जब जाम वाम लगता है तो हम उससे देख सकते हैं कि हम उसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आवारा पशुओं के लिए नगर पंचायत को निर्देश दिया है कि जिस गौशाला के स्वामी के वो पशु हैं उनका सर्वेक्षण कर ले सर्वप्रथम, और जिसके क्षेत्र से बाहर वो आवारा के रूप में घूमते हैं उन पर जुर्माना किया जाए, उन पर चालान का कार्रवाई किया जाए, और जो अन्य जगह से आवारा पशु आते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए टीम। प्रसिद्ध बाराही धाम देवीधुरा में 8 अगस्त से बग्वाल मेले लगेगा और जिसकी तैयारियों को लेकर तहसील सभागार लोहाघाट में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मंदिर मेले को भव्य रूप से मनाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मां बाराही मंदिर कमेटी के अध्यक्ष खीम सिंह लमगड़िया और सदस्यों ने अवगत कराया कि आगामी 8 अगस्त को मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। तो वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्य कराया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में विधायक लोहाघाट कुशाल सिंह, अधिकारी अध्यक्ष नगर पालिका लोहाघाट गोविंद वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो एक खबर चंपावत से है, जहां आपको बता दें कि प्रसिद्ध मां बाराही धाम देवीधुरा में 8 अगस्त से बग्वाल मेला लगेगा और जिसकी तैयारियों को लेकर तहसील सभागार लोहाघाट में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मंदिर मेले को भव्य रूप से बनाने के संबंध में चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में मां बाराही मंदिर कमेटी के अध्यक्ष खीम सिंह लमगड़िया और सदस्यों ने अवगत कराया कि आगामी 8 अगस्त को मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्य कराया जाएगा। अल्मोड़ा नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन भी सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने अस्थायी अतिक्रमण को 90% तक हटवा दिया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित विभाग की तरह से पहले तो नोटिस दिया जाता है और अगर नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो विभाग को मजबूरन फोर्स के साथ अतिक्रमण को हटाना पड़ता है। तो अतिक्रमण पर प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है और अतिक्रमण जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको भी प्रशासन ने वहां से हटवाया है। तो आपको बता दें कि 90% तक का अतिक्रमण जो है उसको हटवा दिया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित विभाग की तरह से पहले तो नोटिस दिया जाता है, लेकिन अगर नोटिस के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता तो विभाग को मजबूरन फोर्स के साथ अतिक्रमण को हटाना पड़ता है।
इसके अतिक्रमणों को लेके हमारी 13-14 दिन ड्राइव चली है और जो कच्चा अतिक्रमण था या नालियों पे जिसने अतिक्रमण कर रखा था तो उसको तो हम फिलहाल अभी भी हट ही रहा है, वो काम हमारा चल रहा है और मोस्टली हमने 90% हट गया है। वो कुछ जगह है जो पक्की जगह जो चिन्हित कर रखी है तो उसमें जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से हमको लेटर आएगा, मेरी उनसे वार्ता हुई थी, लेटर आएगा तो हम एक दिन ड्राइव करके अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है। पौड़ी में कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन विभाग की पाखरू टाइगर सफारी में नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां पर प्रशासन की अनुमति के बिना 20 किलोमीटर लंबी बिजली के तारों की लाइन बिछाई गई। आपको बता दें कि पहले भी पेड़ काटने और अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें सामने आई थी, जिसकी जांच वर्तमान में भी जारी है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पौड़ी के कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन प्रभाग की पाखरू टाइगर सफारी में नियमों की धज्जियां उड़ाने का ये मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि यहां पर प्रशासन की अनुमति के बिना भी 20 किलोमीटर लंबी बिजली के तारों की लाइन बिछाई गई है। बाजपुर के केलाखेड़ा थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है। केलाखेड़ा के रहने वाले दीपक राणा ने बीते दिनों पुलिस को तहरीर देकर बताया कि ग्राम गणेशपुर में बने उसके फार्म हाउस में उसके नौकर रामकिशोर ने ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 बकरी, 1 इन्वर्टर, 2 बैटरी, 2 मुर्गी, 2 चूजे और 2 सिलेंडर सहित कई कीमती सामान जो है वो चोरी कर लिया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से रामकिशोर और दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी की मदद और काफी पूछताछ के बाद घटना का त्वरित खुलासा किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और वहीं पुलिस अब दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। केलाखेड़ा क्षेत्र में ये वादी हैं दीपक राणा, इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल, इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से और इसमें सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर हमने इसमें चंपावत के टनकपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीलीभीत उत्तर प्रदेश से पूर्णागिरि दर्शन करने आए 3 युवक शारदा नदी के तेज बहाव में अचानक बह गए। इसकी सूचना जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली तो मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम के लोगों ने शारदा नदी में छलांग लगाकर डूबते हुए 3 युवकों का रेस्क्यू कर बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला टनकपुर का है। तो टनकपुर की खबर है जहां शारदा नदी में 3 युवक डूब रहे थे। तो वहीं तेज बहाव के चलते शारदा नदी में ये तीनों युवक डूब रहे थे, जिस दौरान इनका रेस्क्यू किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू के बाद तीनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो टनकपुर में पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन करने के लिए ये तीनों युवक यहाँ आए थे। डीएम युगल किशोर पंत सितारगंज पहुंचे जहां उन्होंने उकरौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम युगल किशोर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम युगल किशोर ने कहा कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए तेजी से इंतजाम किया जाए। साथ ही डीएम युगल किशोर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी के आसपास बाढ़ संभावित इलाकों में भवन निर्माण न किया जाए। घर भी क्षतिग्रस्त हुए और इसको देखते हुए
रिवर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और स्पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है ताकि आने वाले दिनों में यहाँ भी कम भू कटाव हो और नदी सीधे अपने गंतव्य। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में जिले के प्रशासन अधिकारी और क्षेत्र अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कांवड़ मेले के दौरान होने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले सालों के कांवड़ मेले में आई दिक्कतों को देखते हुए एक्सीडेंट, सांप्रदायिक और डाइवर्जन के कारणों से कांवड़ मेले में विवाद होने की प्रबल संभावना रहती है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते कांवड़ यात्रा बंद थी और जिसके कारण इस बार भारी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज जनपद के सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कांवड़ के लिए जो प्रॉपर होमवर्क है वो करना है, इसकी जो तैयारियां हैं वो करनी है, कोर्स का एनालिसिस, इसके अलावा जो जो कार्रवाइयां कांवड़ से पहले संपन्न की जानी है, यानी इसीलिए आप लोगों को। अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही, तो इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी बीच सूचना के आधार पर पुलिस ने सितारगंज कैलाश नदी के पास चीका घाट में चोरी की गई बाइक के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि उसका साथी दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहा। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सतपाल निवासी मेला घाट बताया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अन्य 4 मोटरसाइकिल भी चोरी करना कबूल किया, जो कि उसके निवास स्थान पर पाई गई। वहीं क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी यहां से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते थे और नेपाल में ले जाकर उनको बेचा करते थे। साइकिल चोरी हो रही थी, इसमें मुकदमे लगाए गए और पुलिस टीम का गठन किया गया। इसमें कल एक मोटरसाइकिल बरामद हुई सतपाल से, चीका घाट के पास से बरामद की गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।